हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मार्केट। हम इसका क्विक शॉर्ट एंड प्रिसाइज रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले है ना, एक ये छोटा सा डायग्राम है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमारे देश का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है फाइनेंशियल मार्केट। आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर फाइनेंशियल मार्केट आता है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? बस एक मार्केट होता है, आप ऐसा समझ लीजिए। फाइनेंशियल मार्केट एक मार्केट होता है। अब इसके अंदर भी दो मार्केट आता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। इन दोनों के बारे में हम अब डिटेल में देखते हैं, बिकॉज यही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पहला मार्केट है मनी मार्केट, ये क्या होता है। तो देखिए, मनी मार्केट इज़ ए मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट एक मार्केट ही है जहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मनी मार्केट क्या है? एक ऐसा मार्केट जहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे। ये वर्ड आपको याद रखना है। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलेंगे उसका जो मैच्योरिटी पीरियड होगा वो 1 साल होगा, नहीं तो 1 साल से कम। और यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर मनी मार्केट की भी बात करें तो इसमें भी दो मार्केट आता है, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के अंदर सब कुछ एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जबकि यहाँ पर कुछ भी एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है। मतलब यूं ही कैसे भी काम यहाँ पर चलता है। ठीक है, तो याद रखना, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर आता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के दो मार्केट है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का अगेन दो टाइप है, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। अब हम बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं कि भाई मनी मार्केट के अंदर आखिर क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ट्रेजरी बिल। मनी मार्केट के अंदर आपको ट्रेजरी बिल मिल जाएगा। अब ये ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? ये ट्रेजरी बिल इशू करता है आरबीआई। जब भी गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होती है तो आरबीआई ट्रेजरी बिल इशू करता है। अब जो भी इस ट्रेजरी बिल को खरीदेगा वो गवर्नमेंट को पैसे दे देगा। अब गवर्नमेंट आपको पैसे कब लौटाएगी? 81 डेज़ में लौटा सकती है, नहीं तो 182 डेज़ में, नहीं तो 364 डेज़ में। ठीक है, ये मैच्योरिटी पीरियड होता है। अब आप देख रहे हो ना कि 1 साल से या 1 साल से कम में आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, तो इसीलिए ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। क्लियर है इतना? चलो चलो अब हम देखते हैं सेकंड, कमर्शियल पेपर। अब ये कमर्शियल पेपर है हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट। इसे कौन इशू करता है? इसे इशू करता है कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन। जब भी कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस को पैसों की ज़रूरत होती है वो कमर्शियल पेपर इशू करते हैं। अब जो भी इस कमर्शियल पेपर को खरीदेंगे वो कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन को पैसे दे देंगे। अब ये कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन वाले उनको पैसे कब लौटाएंगे? 7 दिन में लौटा सकते हैं, नहीं तो 1 साल में लौटा सकते हैं। ये कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड और शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट होता है। क्लियर? तीसरा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसको कौन इशू करता है? कमर्शियल बैंक वाले इशू करते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जब भी उनको पैसे चाहिए होते हैं वो ये इशू कर देते हैं। ये एक अनसिक्योर डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। इसे आसानी से ट्रांसफ़र करा जा सकता है। समझ लो कि मैंने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ख़रीदा था। ठीक है, अब ये कमर्शियल बैंक वाले मुझे 1 साल के बाद पैसे देने वाले थे, लेकिन मेरे ऊपर कोई कर्जा है, तो मैंने क्या करा, मैं जाऊंगी उस इंसान के पास और बोलूँगी ये लो मेरा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और जब वो कमर्शियल बैंक वाले पैसे देंगे तो तुम ले लेना वो पैसे। तो देखो मैंने कितनी आसानी से अपना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसीलिए ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। चौथा है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल देखो क्या होता है, जब भी हम सामान उधारी पर खरीदते हैं
तो जब वो दुकानदार बिल लिखता है तब तक तो वो ट्रेड बिल होता है, ठीक है। जब तक वो बिल बना रहा है तब तक तो वो ट्रेड बिल है। लेकिन जब वो बिल हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम पैसे दे देंगे, तो वो बन जाता है कमर्शियल बिल। अब यहाँ पर कमर्शियल बिल इशू करा जाता है 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए या फिर 90 दिन तक। क्लियर। देन है इंस्ट्रूमेंट हमारा कॉल मनी एंड नोटिस मनी। कॉल मनी और नोटिस मनी क्या होता है? तो देखो, जब दो बैंकों को पैसों की ज़रूरत होती है, दो बैंकों की नहीं, समझ लो जब इस बैंक को पैसों की ज़रूरत है तो वो दूसरे बैंक से मांगेगा। अब अगर वो सिर्फ एक दिन के लिए पैसे मांग रहा है तो उसको हम कहते हैं कॉल मनी। लेकिन अगर ये 2 या 2 से 14 दिनों के लिए पैसे मांग रहा है तो वो बन जाता है नोटिस मनी। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम देखते हैं कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको शेयर्स मिलेगा, डिबेंचर मिलेगा और भी अदर सिक्योरिटीज़ मिल जाएंगी। बात करें कैपिटल मार्केट की तो ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, प्राइमरी कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी कैपिटल मार्केट में आपको ऐसे सिक्योरिटीज़ मिलेंगे जो एकदम नया नया आया है, जैसे नया शेयर, नया डिबेंचर, वो सब। और सेकेंडरी मार्केट में आता है स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर। चलो थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ लिया जाए कि आखिर ये है क्या। तो स्टॉक एक्सचेंज एक रजिस्टर्ड कॉरपोरेट बॉडी है, मतलब इसे रजिस्टर्ड करवाया जाता है। जब आपको स्टॉक एक्सचेंज शुरू करना है तो गवर्नमेंट का अप्रूवल होना ज़रूरी है। स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है जहाँ पर सिक्योरिटीज़ बेची या ख़रीदी जाती है, मतलब कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स, ये सब बेचा या ख़रीदा जाता है। एंड इसको कंट्रोल कौन करता है? सेबी। क्लियर। चलो देन हम थोड़ा बात करते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। देखो, अगर आपको शेयर, डिबेंचर ये सब में इंटरेस्ट है, आप इन सब को ख़रीदना चाहते हो, तो भाई आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, तो वो कहलाता है डीमैट अकाउंट। लेकिन हम एक प्रोसेस के बारे में समझेंगे जिसे कहते हैं डीमटेरियलाइजेशन। वेरी सिंपल, डीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम हमारे फिज़िकल सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवा देते हैं तो उसको कहा जाता है डीमटेरियलाइजेशन। वेरी सिंपल। क्लियर। चलो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिपोजिटरी। अब ये डिपोजिटरी क्या है? तो देखो, कोई भी कंपनी जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है उसे हम डिपोजिटरी कह सकते हैं। कोई भी कंपनी अगर वो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? डिपोजिटरी कह सकते हैं। 2 डिपोजिटरी बहुत फेमस है और आपने इसका नाम भी सुना होगा, NSDL एंड CDSL। क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटीज़। मतलब अगर आपको शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, ये सब खरीदने बेचने में इंटरेस्ट है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? तो सबसे पहला है कि हमको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, ऑफ कोर्स। ओके। दूसरा है ऑर्डर टू बाई एंड सेल। अब आपको भाई ख़रीदना है तो आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, फिर हमारे उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज तक हमारा ऑर्डर जाता है। फिर वो लोग हमको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजते हैं जो कि एक कंफर्मेशन के लिए होता है। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए ये नोट वो हमको भेजते हैं। फिर फाइनली ट्रांजैक्शन हो जाता है, हमको पेमेंट करना होता है और हमारे सिक्योरिटी का डिलीवरी हमारे तक कर दिया जाता है। और फिर फाइनली कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई आपने हमारा इतना सिक्योरिटी लिया है और आपने हमको इतना पैसा दिया है। क्लियर। लास्ट टॉपिक है सेबी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। सेबी क्या होता है? तो सेबी इज़ अ स्टेट्यूटरी बॉडी रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। सेबी भाई एक ऐसा इंसान तो नहीं बोल सकते तो सेबी एक है भाई, कोई है जो क्या करता है पता है? हमारे भारत के सभी स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने का काम
करता है। ठीक है, सबका बाप है ये सेबी, सभी को कंट्रोल करता है, सभी को मतलब सभी स्टॉक एक्सचेंजर्स को। क्लियर? तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। यहीं पर ख़त्म होता है हमारा ये शॉर्ट सा चैप्टर। देखो मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें समझाई इस चैप्टर से, जो एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम में, जो एक्सपेक्टेड नहीं है मैंने उन्हें शॉर्ट में समझाया। तो आप उतना भी नॉलेज रखोगे तो काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउट जो।